हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान और यह क्लास नंबर 64 होने वाला है। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। हिंदी भाषा ज्ञान में बहुत चीज़ मैं बहुत डिटेल में डिस्कस किया हूँ। अगर एग्जाम के बारे में बात कीजिएगा तो जेएसएससी लैब असिस्टेंट का एग्जाम उतना ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत भी हिंदी आता होगा तो यह आराम से हो जाएगा। बाकी सबसे ज़्यादा जो टफ होने वाला है आपका हिंदी का जेएसएससी सीजीएल और जेएसएससी पीजीटी, ये दो एग्जाम काफ़ी ज़्यादा टफ होगा इसमें हिंदी, क्योंकि आपको पता होगा कि जेएसएससी सीजीएल में हिंदी को ऐड कर दिया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, अभी जेएसएससी एक्साइज का नोटिफिकेशन आया, उसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को ऐड किया गया है, तो सीजीएल में भी ऐड किया जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है। एक्साइज का भी टफ है, लेकिन मैं सीजीएल और पीजीटी की तुलना में इसको उतना टफ मैं नहीं मानता हूँ। ओके, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे पार्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा, बहुत डिटेल में चीज़ डिस्कस किया हूँ और पीडीएफ भी सबका दे दिया हूँ @learners guide education टेलीग्राम चैनल पर। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, नहीं तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। लेट्स गियर अप। पहला क्वेश्चन है, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना, इसके लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? तो आप लोग जो है कितनी बार सुने होंगे, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गया, यानी कि मर तो मर गया लेकिन झुका नहीं हुआ इंसान, उसी को बोला जाता है रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गया। खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे का मतलब होता है कि अपनी असफलता का जो दोष है वह किसी और पर मढ़ देना या फिर लज्जित होना, ये होता है। जैसे कि अब कभी आपको चोट लग गया, ओके, तो चोट लग जाता है, करते क्या हम लोग, चट से किसी को दे देते हैं, ठीक है, ऊपर से तो उसको बोला जाता है खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। बाकी है नेकी कर दरिया में डाल, इसका अर्थ होता है ना कि लोगों को निस्वार्थ भाव से जो है से सहायता करना, यानी कि बदले में आपको नहीं चाहिए कि वो आपको मदद करे, उस भावना से, प्रवृत्ति से अगर किसी का सहायता करते हैं तो उसको बोला जाता है नेकी कर दरिया में डाल। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, ओखली में सिर दिया आप लोग सुने होंगे। आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया तो फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो उसी तरह से होता है कि जाए आवे आम चाहे जाए लवेदी, यानी कि जब कोई काम करने के लिए ठान लिए हैं तो फिर पीछे क्या हटना है, जो होगा तो देखा जाएगा। ओके ना, 2 बॉल में 10 रन भी चाहिए तो आराम से बना सकते हैं। ओके ना, चलिए आंसर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? तो ये जो, अच्छा एक बात और, यहाँ पे लोकोक्ति है ना, कुछ बताते हैं। देखिए पढ़ते हैं तो आप लोग इसी तरह से पढ़ना चाहिए। लोकोक्ति का पूरा पोस्टमार्टम आपको कर देना है। लोकोक्ति देखिए इसमें भी आपको संधि देखने को मिलेगा। यह जो है लोक प्लस उक्ति, लोक का अर्थ होता है ना लोग, आदमी लोग, ठीक है, तो लोक प्लस उक्ति, लोक मतलब लोगों के द्वारा, उक्ति मतलब कथन होता है, तो लोगों के द्वारा कहा गया कथन होता है उसको लोकोक्ति कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, और लोक प्लस उक्ति, इसमें भी आपको संधि देखने को मिलेगा और इसमें संधि है गुण संधि, और संधि में भी संधि होता है, इससे अंदर जाके पढ़ा कीजिए। ये जो संधि शब्द है उसमें वह सम प्लस धी से मिलकर बना हुआ है, और सम प्लस धी संधि में भी गुण संधि है। किस कवि को भारतीय आत्मा कहा गया है? तो ये पर्सन है आपके माखनलाल चतुर्वेदी, आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिएगा तो माखनलाल चतुर्वेदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं और इनको जो है एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इनको आप लोग देखिएगा तो इनका कुछ रचनाएं देखिए, तो एक माता है, उसके बाद हिम तरंगिनी है ना, तो कुछ याद रखें इनके बारे में। मैथिली शरण बुक को कभी कभी राष्ट्र कवि भी कहा जाता है ना, महात्मा गांधी द्वारा इनको राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया था। और कुछ इनकी रचनाएं देखिएगा तो साकेत है, मैथिली शरण गुप्त का साकेत, फिर भारत माता, ओके ना, चलिए, तो ये सब कुछ इनके रचनाएं हैं, याद रखिएगा। 1984 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, किनको? मैथिली शरण गुप्त को, इस चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी रामधारी सिंह दिनकर, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, रामधारी सिंह, लास्ट में दिनकर है। तो देखिए कभी कभी आपसे पूछ देता है कि दिनकर का पूरा नाम जो है से क्या था ना, इस तरह से आपको पूछ देता है। ओके, तो देख लीजिएगा, तो रामधारी सिंह दिनकर हो गया। मुक्ति बोध का भी पूरा नाम होता है, इनका ये पूरा नाम नहीं है, इनका नाम होता है गजानन माधव ना, गजानन माधव मुक्ति बोध। एक देखिएगा जेएसएससी एक्साइज का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि अज्ञेय जो है, आप लोग क्लास 10 अगर कृतिका पढ़े होंगे तो उसमें जो 5वां चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, ये भी आपका सिलेबस में एक्साइज में, तो अज्ञेय का पूरा नाम पूछ दिया था। तो अज्ञेय का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ये नाम होता है इनका पूरा नाम, और शॉर्ट में इनको अज्ञेय कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है हिंदी साहित्य में। माखनलाल चतुर्वेदी इसका आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि बोलते हैं। दिनकर का देखिए कुछ आप लोग याद रखें चाहे नहीं रखें, उर्वशी जरूर याद रखिएगा, इनका रचना है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है उर्वशी। और जयशंकर प्रसाद का कामयानी ना, कामयानी याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का।
निराला का भी पूरा नाम याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है ना, आंसर इसका भी है। इनमें से संयुक्त वाक्य कौन है? देखिए रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह का होता है और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 तरह का होता है। तो अर्थ के आधार पर तो कम पूछे जाते हैं, लेकिन रचना के आधार पर देखिएगा तो भर भर के क्वेश्चन आता है। तो तीनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह का है, एक होता है संयुक्त वाक्य, एक होता है आपका सरल वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। ओके ना, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य को आपका डिफिनेशन में आपको बताया था। ओके ना, इसको अंग्रेजी में कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। इसमें ना दो जो है से उपवाक्य होगा, वाक्य का 2 खंड होगा उपवाक्य, और दोनों और से कनेक्ट होगा या एवं से, और दोनों इधर और इधर दोनों का मीनिंग जो है से अपने आप हो जाएगा। यानी कि ए वाला पार्ट ना तो इस पर डिपेंड रहेगा और ना ही ए वाला पार्ट इस पर डिपेंड रहेगा, दोनों अपना मीनिंग खुद देगा। जैसे कि मैं बहुत फेमस आपको एग्जांपल देता हूँ, फेमस नहीं है, मेरे द्वारा बस दिया जाता है, मैं आया और वह गया, ठीक है ना। तो मेरा आना एकदम इंडिपेंडेंट है, पूरा मीनिंग दे रहा है, और उसका जाना भी पूरा मीनिंग दे रहा है। तो यह संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल है। आइए यहाँ पे देख लीजिए, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे। एक ही सब्जेक्ट है और एक ही यहाँ पे कार्य हो रहा है। एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकते हैं लेकिन कार्य एक ही होगा, तो भी वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है, सॉरी सरल वाक्य होता है। तो ये सरल वाक्य हो गए, एक ही कर्ता एक ही क्रिया। ओके ना, एक ही कर्ता एक ही क्रिया, सरल वाक्य। जो व्यक्ति धनी होते हैं वह हर चीज खरीद सकता है। जो व्यक्ति धनी होते हैं वह हर चीज खरीद सकते हैं, वह हर चीज खरीद सकता है। और जो व्यक्ति धनी होते हैं, यह एक मिश्र वाक्य का एग्जाम्पल है, क्योंकि एक पार्ट दूसरे पर निर्भर है। बाकी आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, तो आपका परिश्रम, आपने परिश्रम किया, इसका मीनिंग देखिए निकल रहा है खुद, और उत्तीर्ण हो गए इसका भी खुद मीनिंग निकल जा रहा है। तो यह और बीच में और यहाँ पे लगा हुआ है समुच्चय बोधक। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो है एक संयुक्त वाक्य है। ओके ना, चलिए। कठोर होकर भी सहृदय बनो, ये भी आपका सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं ना, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ओके, तो देख लीजिएगा, जो व्यक्ति धनी होते हैं वह हर चीज खरीद सकता है। अगर वर्षा होगी तो पानी अच्छी होगी। ओके ना, तो अगर कभी यदि लग जाता है, ठीक ना, तो जो है से वहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाता है, एक पार्ट दूसरा पर डिपेंड रहेगा, ध्यान रखिएगा। और दोनों पार्ट अगर किसी पर डिपेंड नहीं है, ओके ना, आश्रित नहीं है और एवं लगा हुआ है, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे संयुक्त है। और बाकी एक सिंपल मीनिंग देगा तो समझ लीजिएगा सरल वाक्य है। ये तीनों जो है से भर भर के क्वेश्चन आता है, आराम जरूर इसको देख लीजिएगा। ओके ना, अब दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अर्थ के आधार पर 8 वाक्य प्रकार के होते हैं, और ये जो है रचना के आधार पर वाक्य है 3 तरह का होता है। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द जो है, तत्सम शब्द आपका आज्ञा होगा ना, तत्सम आज्ञा है। इसका आपको देखने को मिलेगा आन होगा तद्भव शब्द। आज्ञा जो है से तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आन होगा। खेत देखिएगा, तो खेत आपको मैं बताया था कि एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्षेत्र होता है, याद आ रहा है, क्षेत्र का तद्भव खेत होता है। दाहिना तो आपको कितने में बताया था, दक्षिण होता है ना, इसका दक्षिण एक तत्सम शब्द है, उसका तद्भव दाहिना होता है। और किसान का तो समझते होंगे, कृषक होता है एक तत्सम, जिसका तद्भव किसान होता है। तो सबको देख लीजिएगा, आज्ञा का तत्सम तद्भव आन होगा, तत्सम शब्द आज्ञा होता है। खेत याद रखिएगा, थोड़ा सा अजीब है ना, क्षेत्र का खेत होता है। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति प्लस आदि होता है इत्यादि। ओके, इसको याद रखिएगा, इसमें यन संधि आता है ना। संधि थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा आपको। संधि 3 प्रकार का होता है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और स्वर संधि का भी 5 प्रकार होता है। ये सब याद रखिएगा। कौन स्वर संधि नहीं है, ये भी क्वेश्चन छाटने के लिए दिया जा सकता है, तो सब आपको देखना चाहिए। सन है, गुण है, आयादि होता है, ये सब कुछ, टोटल 5। अब देखिए, अभी जेएसएससी एक्साइज का सिलेबस में आपसे डिस्कस किया था, ओके ना, तो उसमें बताया था कि वो जो है से आपको पत्र लेखन से क्वेश्चन आएगा। तो आपको मैं बताया था कि पत्र लेखन से आपको जो है से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट ऐसे पत्र लिखने के लिए नहीं आएगा। तो पत्र लेखन से देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो एक एग्जाम्पल आपके समक्ष है। जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ से या फिर स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारी, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों को लिखा जाता है। कहने मतलब कोई भी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या उससे कोई संबंध डिपार्टमेंट है या कोई पर्सन है, तो उसको अगर पत्र आप लिख रहे हैं तो उसको ऑब्वियस सी बात है ना, आपको सरकारी पत्र बोलते हैं, या फिर इसको शासकीय पत्र भी कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको बनते हैं, एक आइडिया मिल चुका होगा। जो जेएसएससी एक्साइज का सिलेबस है उसमें पत्र लेखन एक टॉपिक था, तो किस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको सरकारी पत्र कहा जाता है। देवनागरी लिपि अधिकांशतः क्या है? तो देवनागरी लिपि जो है से एक वर्णात्मक जो है से लिपि है ना, वर्णात्मक। और वर्णात्मक लिपि क्या होता है? तो अगर आप लोग लिपि को देखिएगा तो लिपि जो है
तीन तरह का नॉर्मली आप लोग देखा जाता है। एक होता है चित्र होता है, एक लिपि होता है भावात्मक लिपि होता है, एक होता है ध्वनि। तीन तरह का लिपि होता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का लिपि आपसे कोई पूछता है तो बोलते हैं कि आइडेंटिफाई नहीं है, वह एक चित्रात्मक लिपि था। ओके ना, चित्रात्मक लिपि है, उसको हम लोग जो है से डिसिफर नहीं कर सकते थे, तो यह एक चित्रात्मक लिपि था। इसी ध्यान रखिएगा कि चित्र के रूप में लिखा हुआ है। बाकी भावात्मक होता है कि जो है से भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे कोई पर्सन है, अगर हमको उसको व्यक्त करना है कुछ लिपि को, तो आदमी का आंख बनाएंगे, उसमें से आंसू टपकता हुआ दिखा देंगे, इमोजी भी आप लोग बोल सकते हैं। तो वह एक भावात्मक लिपि का एग्जाम्पल हो सकता है। और ध्वनि में तो आप लोग समझते होंगे कि कितना बोल बोलकर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देवनागरी लिपि जो है एक वर्णात्मक लिपि है, और वर्णात्मक में ही ये जो मतलब ध्वनि जो एक लिपि है उसी में वर्णात्मक आता है। ठीक है, आगे देख लीजिएगा। भाई स्लाइड ही कहाँ से लग गया। चलिए यहाँ पे है वर्णात्मक लिपि के बारे में देख लीजिएगा। तो वर्णात्मक लिपि के बारे में जो भोलानाथ तिवारी का कहना है कि यह एक ऐसी ध्वनात्मक लिपि है, यानी कि ध्वनि रूपी लिपि है, जिसमें जो है लिपि चिन्ह ध्वनि के लघुत्तम इकाई को व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब जो लिपि होता है, आप ध्वनि का अगर छोटा से छोटा यूनिट को बोल रहे हैं, छोटा छोटा यूनिट, तो उसको भी हम लोग लिपि के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो लिपि कोई चीज़ को नहीं छोड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्णात्मक लिपि। यानी हर एक चीज़ को वो वर्णन कर सकता है, जो भी ध्वनि है उसका छोटा से छोटा रूप को भी जो है वो लिपिबद्ध कर देगा, उसी को बोला जाता है वर्णात्मक लिपि। तो देवनागरी लिपि जो है एक वर्णात्मक लिपि है। देवनागरी के बारे में आप लोग संबंध याद रखिएगा। इसका उपबंध जो है आर्टिकल 343(1) में कहा गया है कि ये भारत की एक राजकीय भाषा है ना, राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ओके, यानी कामकाज की भाषा इसको कहा जाता है, और इसकी लिपि देवनागरी होगी, हिंदी भाषा कहा जाता है। ओके ना, लिपि इसकी देवनागरी और भाषा हिंदी। 343(1) ये कहा जाता है। देवनागरी लिपि के बारे में कुछ कुछ डाला हुआ है। अगर देवनागरी लिपि को देखिएगा तो ये इसका विकास नागरी लिपि से हुआ था। ओके ना, नागरी लिपि से हुआ था, ये ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। नागरी लिपि भी कभी कभी इसको कहा जाता है। तो ब्राह्मणी से देखिए गुप्त लिपि आया, फिर उसके बाद सिद्ध मातका लिपि, उसके बाद कुटिल लिपि, उसके बाद दो पार्ट आया, नागरी और उसके बाद शारदा लिपि, फिर गुरुमुखी नागरी में, उसके बाद कश्मीरी, फिर लहदा है, और उसमें टाकरी आता है शारदा में। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से अगर नागरी लिपि को देखिएगा तो दो पार्ट में जो है बांटा गया है। एक होता है पश्चिमी शाखा, एक होता है पूर्वी शाखा। नागरी लिपि में पूछेगा कि नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि कहा जाता है, इसका विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके ना, और ये जो पश्चिमी शाखा है उसी के अंदर देवनागरी आता है। देवनागरी है, राजस्थानी लिपि है, कैथी, गुजराती, महाजनी है। बांग्ला भाषा जो है उसका खुद लिपि बांग्ला ही है, असमी, उड़िया, ये सब देख लीजिएगा। ओके ना, पूर्वी शाखा के अंतर्गत आता है नागरी लिपि में। इतना डिटेल में हो गया। और बाकी हिंदी भाषा का विकास अगर आपसे पूछेगा, जो क्योंकि देवनागरी लिपि हिंदी का ही है, तो सबसे पहले संस्कृत से विकसित हुआ है। संस्कृत से बना पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ये भाषा का जो विकास क्रम है हिंदी भाषा का, याद रखिएगा। डायरेक्ट जो है आपको मिलाने के लिए या हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे। ओके ना, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, डिटेल में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया। आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो अलग अलग तरह का विधा होता है, जैसे कोई कहानी होता है, कोई जीवनी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, तो ये सब होता है। तो यह जो आपका बंटी है, एक उपन्यास है, ये सब आपको पता होगा, मतलब पता आपको करना पड़ेगा कि यह किस तरह का कहानी होता है, तभी पता चलेगा। यह जो उपन्यास लिखा गया आपका बंटी, वो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है, याद रख सकते हैं, मन्नू भंडारी। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। अगर हिंदी साहित्य आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को डिटेल में पता पढ़ना होगा कि आत्मकथा क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी, जीवनी मतलब बायोग्राफी क्या होता है, उपन्यास क्या होता है, स्टोरी क्या होता है, ये सब आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अंदर में जाकर डिटेल में देख लीजिएगा आप लोग। टॉपिक तैयार कीजिए। अगर हिंदी भाषा अगर साहित्य पढ़िएगा तो ध्यान रखिएगा ये सब। निम्न में से लामन गीत संबंधित है, तो यह विवाह गीत से है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, उत्तराखंड जो एग्जाम है उसके लिए था। तो झारखंड में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए लामन गीत जो है क्वेश्चन है कि लामन गीत किससे संबंधित है, तो विवाह से। विवाह में झारखंड में कौन कौन सा गीत होता है? तो झारखंड में जो आप लोग देखिएगा विवाह का जो गीत है, एक होता है औंधी गीत, होता है ना औंधी, तो औंधी गीत जो है गाया जाता है। और बाकी झारखंड में गीत है कुछ, झंझाइन भी है। झंझाइन जो है आपको जन्म के अवसर पर गाया जाता है। ओके ना, देख लीजिएगा। तो ये सब कुछ आप लोग झारखंड में एग्जाम होगा तो इससे सब पूछा जाता है, ये सब भाषा से सब कनेक्ट हो जाता है, इसीलिए क्वेश्चन पूछ देता है। ओके ना, तो औंधी विवाह का अवसर होता है, झारखंड का है। और झंझाइन याद रखिएगा, ये होता है आपका झंझाइन, क्या बोला था, विवाह, झंझाइन जन्म के अवसर पर होता है। कजली झारखंड में वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है, ये सब कुछ याद होना चाहिए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, उसमें कौन सा अलंकार है? तो मधुर मधुर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश के बारे में कहा जाता है
कि एक ही शब्द जो है से बार बार आता है, अलग अर्थ अलग अलग नहीं होता, अर्थ एक ही होता है, लेकिन वो बार बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, तब जो है उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। बाकी देखिएगा अलंकार तो 2 तरह का होता है, एक होता है शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। तो यमक, श्लेष और उत्प्रेक्षा तीनों के तीनों जैसे डिटेल में आपको डिस्कस किया था, तीनों को तीनों जो है शब्दालंकार के भेद हैं। तो शब्दालंकार के कुल 3 भेद हैं, ध्यान रखिएगा। छांटने के लिए कभी दे देगा कौन जो है शब्दालंकार नहीं है, ओके ना। तो यमक, श्लेष और 3 होता है, बाकी जो होगा देख लीजिएगा। अवनी शब्द का विलोम क्या है? तो अवनी का मतलब ना पृथ्वी होता है, धरा होता है, धरती होता है, वसुंधरा होता है, ये सब कुछ बोल सकते हैं। तो इसका अंबर या आकाश हो जाएगा ना, देख लीजिएगा। रसातल देखिएगा तो आप लोग पाताल लोक के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, तो उसमें 7 लोग कहा जाता है पृथ्वी के नीचे है, तो उसमें रसातल जो है छठा जो है लोक आता है, उसको रसातल बोला जाता है। लोग कहता भी है, ठीक है, कि कम बदमाशी करो नहीं तो जो है रसातल में चले जाओगे, यानी कि जीवन से हाथ धो बैठोगे, ठीक ना। इसको देख लीजिएगा, छठा स्थान पे आता है। भूचाल को भूकंप आप लोग बोल सकते हैं, ठीक ना। अंबर मतलब आकाश होता है, आकाश को पाताल भी बोला जाता है, ठीक है। इसको देख मतलब आकाश को उल्टा पाताल भी होता है। अब ऐसे तो यहाँ पे जो सही आ रहा था अवनी, तो उसका अंबर ही होगा। अवनी मतलब पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी नीचे है, उसका ऊपर वाला भाग आकाश बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आकाश का उल्टा पाताल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंख या शौर्य में कौन सा संधि है? तो देखिए कभी भी अगर संधि करने के बाद आपको य, व और र जैसा शब्द दिखे तो समझिए कि वहाँ पे यन संधि यूज हुआ है। तो यहाँ पे यह दिख रहा है तो इसमें यन संधि यूज हो जाएगा। बहुत रूल है संधि का, यह काफ़ी मुझे लगता है ना कि ग्रामर में अगर कुछ ही पढ़िएगा तो यह जो है काफ़ी ज़्यादा यह टफ रहेगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको पूरा वर्ण पढ़ना होगा। पूरा जब तक पूरा वर्ण नहीं पढ़िएगा तब तक आपको पूरा संधि समझ में आएगा ही नहीं। और वर्ण उसके साथ संधि का इतना सारा रूल देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा यह टफ होता है। तो संधि को आराम से कर लीजिएगा, लेकिन हर एक एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा ही। संधि हो, समास हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी में, ओके ना। इसको देख लीजिएगा। वर्ण है, वर्ण के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य किसी पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग समुच्चय बोधक बोलते हैं ना, समुच्चय बोधक बोला जाता है इसको। जैसे आप लोग देखिएगा समुच्चय बोधक के एग्जाम्पल कि जैसे कोई वाक्य है तो उसमें अगर कोई क्रिया है या कोई संज्ञा है तो उसका विशेषता ना बताकर वाक्य का संबंध किसी और के साथ जोड़ देगा। जैसे वरना बोलिए, किंतु है, परंतु है, इसीलिए, बल्कि, ताकि, ये सब बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि, अथवा, तथा, अन्यथा, ये सब जो है एक दूसरे का संबंध जोड़ देता है, तो इसको समुच्चय बोधक कहा जाता है। ये सब ध्यान रखिएगा। इसको योजक भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता है इसमें, मैं पहले भी डिस्कस किया था, लास्ट क्लास जब लिया था तो उसमें अष्टछाप के बारे में डिस्कस किया था। तो हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या था? तो यह 8 कवियों का समूह था। ध्यान रखिएगा, 8 कवियों का समूह था। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किया गया था। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? डिटेल में डिस्कस किया था। अष्टछाप के कवि देखिएगा तो यहाँ पे 2 समूह में था। एक तो महाप्रभु जो श्री वल्लभाचार्य हैं, उनके द्वारा 4 कवियों का ग्रुप दिया गया था, और उनके पुत्र जो विठल नाथ थे उनके द्वारा, दोनों के द्वारा अष्टछाप की स्थापना किया गया था। तो जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे उनको अष्टछाप में रखा गया है, और एक विठल नाथ के जो शिष्य थे, ये जो विठल नाथ है वह वल्लभाचार्य के ही पुत्र हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओके ना। इस से जाएगा एरो, यहाँ से जाएगा, वहाँ से नहीं। रीजनिंग में ऐसे ही होता है। तो देखिएगा आप लोग, तो इसमें जो वल्लभाचार्य उनके 4 शिष्य हैं, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। 4 कवि यहाँ से हो गए। बाकी विठलनाथ के छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। क्वेश्चन छाटने के लिए भी कभी कभी दे देता है कि इनमें से कौन जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। तो 8 का 8 देख लीजिएगा। सूरदास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके रहेंगे, और नंददास। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। कुंभदास और कृष्णदास, परमानंद याद रखिएगा, ओके। मैं तो कहूँगा कि हिंदी साहित्य पढ़िएगा तो सभी इंपॉर्टेंट है, किसी को पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं होगा। कम से कम नहीं, पार्टिकुलरली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जो यहाँ पे सूरदास है और नंददास और कृष्णदास, इनको कम से कम याद रखिएगा। वह खंभा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? तो इसमें एक सार्वनामिक विशेषण है, और इसमें एक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, जैसे कि खंभा, खंभा के बारे में कौन बता रहा है? तो वह खंभा, तो वह क्या है? एक्चुअली वह जो है एक सर्वनाम है ना? सर्वनाम के नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ, वह एक सर्वनाम ही है, पढ़े होंगे आप लोग। तो वह जो है एक सर्वनाम है, तो वह सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम होते हुए भी खंभा के बारे में बता रहा है। कौन खंभा? तो वह खंभा।
तो समझ रहे हैं ना, तो उसके बारे में बता रहा है। तो यह एक सर्वनामिक विशेषण हो गया। सर्वनामिक में भी यह एक निश्चित बोल रहा है कि वह खंभा गिर जाएगा, तो यह एक निश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कोई सर्वनाम विशेषण का कार्य करे तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, विशेषण मतलब विशेषता बतलाएगी संज्ञा का। खंभा यहाँ पे विशेषण था, वह यहाँ पे एक विशेषण है जो कि एक सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। हिंदी शब्दकोश में तरह किस वर्ण के बाद आता है? तरह तो आपको पता होगा, एक संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। तो देखिएगा, तो ये आता है आपको संयुक्त छ आता है, उसके बाद त्र आता है, उसके बाद ग आता है ना, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाता है संयुक्त छ, त्र और ग। अच्छा, ये सब आपको कभी पूछता है कि संयुक्त जो व्यंजन है संयुक्त छ वह किससे किससे मिलकर बना है? तो यह बना है आपका क और स से मिलकर ना। क हलंत होगा, ध्यान रखिएगा। त्र में यह त और र से मिलकर बना है। और ग जो है से किससे बना है? तो ग लगेगा कि ग है तो ग लिख दें, नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। ग ज प्लस इया से मिलकर बना है, ध्यान रखिएगा। इया इया समझते हैं ना, इया का इंग्लिश YN, याद है, भूल गए, छोटा क्लास में सबके भूल जाता था। तो ये संयुक्त छ के बाद आएगा तरह, ध्यान रखिएगा। 4 संयुक्त व्यंजन है, देख लीजिएगा। तो हो गया संयुक्त छ, तरह, गया, और एक चौथा क्या है? एक है आपका स्र। ई किससे मिलकर बना है? आपसे क्वेश्चन रहेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, नहीं तो कोई बताएगा भी नहीं। स प्लस र, कोई थोड़ी बताता है। स प्लस र से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जो है एक पत्र लेखन सही क्वेश्चन है आपका। देखिए किस क्वेश्चन पूछा गया है। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में, अगर कोई पार्टिकुलर टॉपिक पर आप लोग लेख लिख रहे हैं तो उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया। यानी कि कोई लिख रहे हैं कोई चीज़, तो अगर एक इंपॉर्टेंट घटना डिस्कस कर रहे हैं, ताज़ा घटना है, खाली में हुआ है, जिसके चलते वह चर्चा में आया था, तो उसको न्यूज पेग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो न्यूज पेग वही होता है कि पत्र लेखन में एक ऐसा घटना, ताज़ी घटना है जिसके कारण जब लिखते हैं तो उसका उल्लेख करते हैं जिसके कारण वह चर्चा में आया था। किस कारण में आया था? तो उसको जो है से हम लोग न्यूज पेग कहते हैं। नेक्स्ट है गरल सुधा रिपु करही मिताई। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो देखिए, दो विरोधी स्वभावों का मिलन। कहने का मतलब है, गरल मतलब होता है, क्या होता है? गरल मतलब विष होता है। विष सुधा रिपु मतलब दुश्मन होता है। गरल सुधा रिपु मतलब दुश्मन होता है। करही मिताई कहने का मतलब देख लीजिए यहाँ पे, ये गरल मतलब होता है कि विष, और सुधा मतलब अमृत। तो विष और अमृत है से एक दूसरे से मिल गए, और रिपु मतलब दुश्मनी जो है से खत्म करके मित बन गया। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब है कि दो अलग अलग स्वभावों का, या फिर बोलिए दो शत्रुओं का जो मिलन होता है उसको बोला जाता है गरल सुधा रिपु करही मिताई। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, दो विरोधी स्वभावों का मिलन हो जाए तो, ठीक है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? भूल गया, पता था भूल जाऊंगा। देखिए स्वर्ण युग है, डेट मुझे याद है या नहीं। हिंदी का जो साहित्य का स्वर्ण युग 1300 समथिंग एज था ना, 1375 से लेकर, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो मिल जाएगा, कुछ ना यहाँ पे चारों मिल जाएगा। आदिकाल का टाइम पीरियड क्या था, भक्ति काल का टाइम पीरियड, रीतिकाल और आधुनिक काल, सबका आपको टाइम पीरियड दे दिया जाएगा। तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग जो माना जाता है वो भक्ति काल को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड इसका 1375 से 1700 के बीच तक था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पद्मावत में किस हिंदू राजा की कथा का वर्णन है? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान है। देखिएगा तो चौहान वंश आप लोग देखिएगा, वहाँ पे राजपूत थे, अजमेर के राजा थे यह। तो जो पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज थर्ड ना, वह उन्हीं को पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। और मृत्यु भी इनका पता होगा, मोहन गौरी के साथ तराइन के द्वितीय युद्ध में हो गया था 1192 में। ओके, तो पद्मावत जो है से यहाँ पे देखिएगा तो ये लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। इनको विद्रोही कवि कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी को। और ओरिजिनली ये जो पद्मावत लिखा गया था वह अवधी भाषा में लिखा गया है, ठीक ना। मूल्य नाम जो है अलग अलग देखिएगा तो इसका राइटर जो है से अलग अलग लिखे हुए हैं। ओके, बाद में ट्रांसलेट किया गया अलग अलग भाषाओं में भी, लेकिन मूल नाम से शुरू में पद्मावत था, पद्मावती नहीं, पद्मावत नाम से जैसे यह बुक है। ओके ना, इसको देख लीजिएगा। पहले आपको पता होगा संजय लीला भंसाली का जो मूवी था पद्मावत, तो उसका नाम चेंज करके जो है पद्मावती किया गया था ना, आपको पता होगा। तीसरे से देख लीजिएगा। हर्षचरित्र की रचना किसने किया था? तो हर्षचरित्र की रचना जो है से बाणभट्ट के द्वारा किया गया था, ये चीज याद रखिएगा।
हर्षचरित है आपको, फिर आपको प्रियदर्शिका है, नागवाली है, रत्नावली है, ये सब कुछ बुक है वह जो है से हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। एक पन दो काची, तो बहुत ईजी है, एक साथ दो काम करना ना, दो लाभ ले रहे हैं। आम के आम गुठली के दाम, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा लाभ रहे हैं, यानी कि दुगना लाभ ले रहे हैं। आम तो खा ही रहे हैं, गुठली भी जो है लोग बेच बेच कर जो है पैसा कमा रहे हैं। अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है? तो अमीर खुसरो है वह खड़ी बोली में रचित है ना, ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली। अमीर खुसरो के बारे में अगर देखिएगा तो सबसे पहले क्या आया था? स्लेव डायनेस्टी, जिसको मामलुक डायनेस्टी बोलते हैं। स्लेव के बाद आया खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोदी, अंतिम इब्राहिम लोदी। पता है ना? चलिए ओके, हाँ इब्राहिम लोदी थे। तो अगर देखिएगा तो जो अमीर खुसरो थे वह जो दिल्ली में जो राजसत्ता था, यानी कि जो आप लोग बोलते हैं, देखिए माइंड से उतर जा रहा है, तो जो खिलजी वंश थे, ध्यान रखिएगा, तो खिलजी वंश के जो राज मतलब जो एक क्या हो रहा है आज, खिलजी वंश के एक शासक थे, राजा थे, जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको आप लोग दूसरा सिकंदर के नाम से जानते हैं, इनको सिकंदर सानी कहा जाता है। तो इन्हीं के दरबार में यह राइटर थे अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो को पैरोट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खिलजी वंश से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा अमीर खुसरो खड़ी बोली में यह लिखते थे। बाकी देख लीजिएगा, यहाँ आपको ना पेड कोर्स में आपको इसको पढ़ाया था। ओके, तो ये सब कुछ ऊपर से पढ़ लीजिएगा, मेरे काम का चीज़ नहीं है, आप लोग का काम का चीज़ है। बाकी यहाँ पे चर्चा करूँगा कि ये जो आपको देख रहे हैं खड़ी बोली, वो पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। पश्चिमी हिंदी में कुल 5 भाषाएं हैं जिसमें खड़ी बोली आता है, और खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है, ये ध्यान रखिएगा। हरियाणवी है, ब्रज भाषा है, कनौजी है, और फिर बुंदेली है। अवधि, यहाँ पे गलती लिखा हुआ है, अवधि ध में बड़ी होना चाहिए था ना, यहाँ पे मिस्टेक है, तो अवधि होगा। फिर बघेली और छत्तीसगढ़ी, यानी कि ए बी और सी, तो ए बी सी जो आता है वह पूर्वी हिंदी के तहत आता है। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, ये सब पश्चिमी हिंदी के तहत आता है। खड़ी बोली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी छाड़ने के लिए आपको दे देता है। ओके, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? तो रैदास का है ना। रैदास को आप लोग रविदास भी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म माघ पूर्णिमा में बनारस में हुआ था। बनारस में हुआ था माघ पूर्णिमा के दिन। कबीरदास का भी जन्म आपको देखिएगा तो बनारस में हुआ था, इसे ध्यान रख सकते हैं। अभी कबीरदास की जयंती बनाई गई थी 28 मई को ना, कबीरदास की जयंती था। उसके बाद आपको वीर सावरकर का जन्मदिन था। तो ये सब पर जो है से, और एन टी रामाराव का भी बर्थडे था। तो जो मोदी जी थे काफ़ी ज़्यादा जो है से मतलब उन पर चर्चा किए थे, तो उसके चलते न्यूज में आ गया था। तो रैदास को याद रखिएगा, यह बनारस से रिलेटेड है। माघ पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मितभाषी। मितभाषी मतलब क्या होता है? मितभाषी मतलब होता है कम बोलने वाला, ठीक ना। और अधिक बोलने वाला कौन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाचाल। ओके ना, ध्यान रखिएगा। मीठा बोलने वाला को आप लोग मधुर भाषी बोल सकते हैं। बहुभाषी मतलब अंग्रेजी में पढ़े होंगे आप लोग, पोलीग्लॉट पढ़े हैं ना, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, उसको बहुभाषी बोला जाता है, पोलीग्लॉट। तो बहुभाषी मतलब जो बहुत ज़्यादा भाषा, बहुत सारे भाषा बोलता है। और मिथ्याभाषी मतलब जो मिथ्या मतलब झूठ बोलता है, ठीक ना, देख लीजिएगा। तो ऐसे इंसान से दूर रहना चाहिए। वहां मोहन के डैश कोई नहीं था, या और अलावा या था, सही वर्ड भरिए। तो वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, अलावा शब्द यहाँ पे सही बैठ रहा है, ठीक है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो इसमें आपको विशेषण पता करना है। तो सबसे पहले तो संज्ञा पता कीजिए कौन कौन है। तो संज्ञा दो है, एक मदन है और एक पतलून है। मदन जो है से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पतलून यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा के सबके पहले एक लगा हुआ है काली, तो काली हो, सफ़ेद हो, हरा हो, नीला हो, तो ये सब शब्द हो है, ठीक है। तो ये सब जो है से विशेषण है, तो इसमें काली विशेषण हो जाए, क्योंकि पतलून के बारे में ये बता रहा है, विशेषता बतला रहा है। कैसा पतलून है? तो यह काला है। तो कोई शब्द अगर किसी की विशेषता बतलाता है तो उसे विशेषण कहते हैं। पतलून के बारे में बता रहा है कि काला है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, ओके ना। तो लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है यानी कि गलत है? तो मेरे लड़के देख लीजिएगा, तो लड़का कर्ता में आया है, मेरे करते मतलब माई सन यहाँ पे यूज किया जाए। अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो माई सन बोलिएगा, तो सिर्फ माई यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे माई सन दोनों सब्जेक्ट आएगा। तो माई सन आ गया तो करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये एक वचन में है, एक वचन में है क्योंकि लड़का एक ही बारे में बात किया जा रहा है। लड़के यहाँ पे चेंज हो गया है लड़का से लड़के, लेकिन एक ही वचन में है। और लड़का तो पुल्लिंग है ही है, वह बहुवचन नहीं है। आप लोग लड़के देकर बोलिएगा कि जैसे बहुवचन है, वाक्य में लड़के भी बहुवचन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुवचन नहीं है।
ओके ना। तो यह जो ऐसे आंसर हो जाएगा। अशुद्ध कौन है? तो बहुवचन। यह बहुवचन नहीं है, यह कर्ता भी है, एक वचन में भी और पुल्लिंग में भी है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी में 2 ही वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, याद रखिएगा। तो यही क्लास का एंड था। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा, PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।